मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और हम एक आज नई केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो 2018 में पूछी गई थी। और ये केस स्टडी यूपीएससी आईएएस और पीसीएस के स्टेट एग्जामिनेशन में ज़रूर काम आएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको आज के लेक्चर में समझाने की कोशिश करूँगा। और हमारा मिशन है 120 प्लस। इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो मेरा वादा है आपसे कि 120 नंबर से ज़्यादा आपको नंबर प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो केस सिंपल सा केस है, देखते हैं। राकेश एक रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है, ठीक है। और उस पे उसके जितने भी सीनियर हैं उसके ऊपर काफ़ी भरोसा करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ईमानदार है। राकेश ईमानदार भी है। और राकेश को जिम्मेदारी दी गई है कि एक हेल्थ केयर स्कीम है सरकार की, उसके लिए बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई करने की जिम्मेदारी है। कहने का मतलब ये है कि एक हेल्थ केयर स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, उस स्कीम के लाभार्थी कौन कौन से लोग हो सकते हैं, ये जांचने की जो जिम्मेदारी है वो राकेश के ऊपर है। और इस स्कीम में जो भी लाभार्थी होंगे उसको लाभार्थी बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि वो लाभार्थी जो बेनिफिशियरी है 60 ईयर्स से ऊपर की उम्र का होना चाहिए, रिजर्व्ड कम्युनिटी से बिलोंग करना चाहिए, उसके फैमिली की इनकम 1 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए। और एक और ख़ास बात है कि ये भी बात पक्की होनी चाहिए कि अगर इलाज होगा तो उस इंसान के बचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी हाई होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट ट्रीटमेंट प्रोजेनोसिस, ठीक है। अगर इलाज मिले, अगर सरकारी ये स्कीम उसको मिलेगी तो उसके बचने की संभावना, उसके रिकवरी की संभावना भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये 4 क्राइटेरियाज हैं। अब होता क्या है कि एक दिन एक बहुत ही बूढ़ा कपल राकेश के ऑफिस आता है अपनी दरख्वास्त लेके। वो लोग जो हैं उसी गांव के, उसी ज़िले के रहने वाले हैं बाय बर्थ। और एक जो उनमें से जो बूढ़ा इंसान है, उस कपल में जो बूढ़ा आदमी है, उसको एक बीमारी है जिसकी वजह से उसकी लार्ज इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और वो कोई भी काम करने में समर्थ नहीं है, ठीक है। उस कपल के पास कोई भी बच्चा नहीं है जो उनकी देखभाल कर सके। और एक एक्सपर्ट सर्जन ने सर्जरी की बात के लिए तो फ्री में सर्जरी करने के लिए रेडी हुए हैं, लेकिन बाकी और जो खर्चे हैं, चाहे दवा से संबंधित या हॉस्पिटल में भर्ती से संबंधित, ये सारी चीज़ों का खर्च जो है उस ओल्ड कपल को वहन करना है, ठीक है। जिसका खर्चा जो मोटा मोटा 1 लाख रुपए आता है। तो कपल सारी क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, लेकिन कपल रिजर्व्ड कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। वो कपल 60 साल से ऊपर की उम्र का भी है, गरीब भी है और उनके बचने की संभावना भी ज़्यादा है। और एक डॉक्टर ने तो उनके मुफ्त में उनकी सर्जरी करने के लिए भी कह दिया है, पर फिर भी दवा और हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्च है वो उनको देना है, और जिसका खर्च लगभग 1 लाख रुपए बनता है। अब इस सिचुएशन में राकेश को क्या करना चाहिए, इस सवाल में पूछा गया है। तो 250 शब्दों में हमें इस केस को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस केस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, जैसा मैंने पिछले केस में भी बताया था, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर एथिकल डिलेमा क्या है इस केस में, वो लिखेंगे। फिर कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ क्या हैं इस केस में, वो भी लिखेंगे। फिर राकेश को क्या करना चाहिए, दोनों ही केसेस के मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखने हैं। फिर राकेश को कौन सा एक्शन लेना है चाहिए, उसको जस्टिफाई भी करना है हमें, ठीक है। और फिर हमें कंक्लूजन लिखना है। तो ये हमारा अप्रोच होगा इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो स्टेक होल्डर्स, एक तो राकेश हो गया जो ऑफिसर है, फिर सरकार है इसका स्टेक होल्डर, फिर ओल्ड एज कपल है स्टेक होल्डर, रिजर्व क्लास, जो कि वो स्कीम रिजर्व क्लास के लिए है। तो जो भी फैसला राकेश लेगा
कि उन बूढ़े लोगों को वो स्कीम अवेल करानी है कि नहीं करानी है, उसका असर जो है रिज़र्व क्लास पे भी पड़ेगा। इस वजह से रिज़र्व क्लास को भी इसमें हितधारक की कैटेगरी में या स्टेक होल्डर की कैटेगरी में हमने रखा है। और सोसाइटी तो हमेशा ही स्टेक होल्डर बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। स्टेक होल्डर लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से पाई चार्ट बना सकते हैं और अलग अलग सेक्शन में आप सारे स्टेक होल्डर्स को लिख सकते हैं। इसमें राकेश लिख दिया, इसमें गवर्नमेंट लिख दिया, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा आपका अपीयरेंस, विजुअल अपीयरेंस आपके आंसर की इम्प्रूव हो जाती है। अब एथिकल डिलेमा लिखेंगे। ठीक है, एथिकल डिलेमा इस केस में एक और चीज़ लिख सकते हैं, इस केस का जिस्ट लिख सकते हैं। वो मैंने यहाँ पर लिखना मैं भूल गया। आप चाहे तो इस केस का जिस्ट लिख सकते हैं, समरी लिख सकते हैं, वो जरूर लिखिएगा। फिर एथिकल डिलेमा लिखेंगे। तो एथिकल डिलेमा क्या है इस केस में कि अगर राकेश कानून को सख्ती से पालन करेगा, ठीक है, कानून को का सख्ती से पालन करेगा राकेश, या राकेश को कंपैशन और एम्पैथी दिखानी चाहिए उस बूढ़े कपल के लिए, तो ये एथिकल डिलेमा है। एथिकल डिलेमा समझ में आता है कि एथिकल डिलेमा मतलब धर्म संकट। जब भी दो इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स का टकराव होता है तो एथिकल डिलेमा की सिचुएशन उत्पन्न होती है। whenever two competing principles conflict, it leads to a situation of ethical dilemma. competing principle इसमें क्या है, एक तो है कि लॉ लॉ एंड डिसिप्लिन, एक हो गया लॉ एंड डिसिप्लिन वर्सेस कंपैशन। ठीक है, क्या राकेश को जो भी कानून में तो दिया है कि रिजर्व क्लास का ही होना चाहिए, उसको फॉलो करेगा, या उसे कंपैशन और एम्पैथी वाली जो बात है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये इन दोनों ही प्रिंसिपल्स के बीच में टकराव है, इसलिए एथिकल डिलेमा की सिचुएशन है जो आप यहाँ पर जरूर लिखेंगे। अब उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? तो कोर्स ऑफ एक्शन दो हो सकता है, या तो उनको ओल्ड एज कपल को वो इंटाइटलमेंट्स के लिए या तो मना करेगा, या तो वो सरकारी स्कीम उनको मुहैया कराएगा। तो दो ही कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन हम ये लिखेंगे, डिनाई इंटाइटलमेंट्स टू ओल्ड एज कपल्स एज दे डू नॉट फुलफिल द इंटायर क्राइटेरिया। अब इसके मेरिट्स क्या होंगे कि अगर ये रास्ता अगर राकेश चुनता है तो फ़ायदा ये होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स और प्रोसेसेस को प्रोटेक्ट कर पाएगा, रिजर्व क्लास की राइट्स को, उनके अधिकारों की रक्षा कर पाएगा, क्योंकि वो स्कीम उनके लिए है, उनका अधिकार है इस स्कीम पर। वो किसी भी बिना रिजर्व कैटेगरी की क्लास को वो स्कीम का फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। फिर तीसरा है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ऑफिस विल बी इंटैक्ट एंड मे लीड टू प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ ऑफ द राकेश। ठीक है, राकेश अपनी ईमानदारी, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी सत्यनिष्ठा की रक्षा कर पाएगा, और जिसकी वजह से उसको हो सकता है कि भविष्य में प्रमोशन और करियर ग्रोथ भी मिले। फिर बात आती है इसके डिमेरिट्स की, बात करते हैं। तो डिमेरिट्स ये हो गया कि जो गरीब कपल है, उसमें जो गरीब जो बुढ़ा है, जो बूढ़ा इंसान है, उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, पहला तो हो गया ये डिमेरिट। फिर दूसरा है कि डिनायल ऑफ पब्लिक सर्विसेज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन व्हेन एन इंडिविजुअल मे हैव वेरी हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज अगेंस्ट एथोस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये इंसानियत के खिलाफ है कि सारे क्राइटेरियाज वो फुलफ़िल करता है, बस एक क्राइटेरिया वो फुलफ़िल नहीं करता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम उसे उस सरकारी स्कीम के फ़ायदे से वंचित रख देंगे तो ये इंसानियत के खिलाफ जाती है बात। फिर हो सकता है कि कोई नेगेटिव आउटकम आए जिसकी वजह से जो पब्लिक आउटरेज हो जाए। अगर वो बूढ़ा मर जाए और ये बात पब्लिक में आ जाए तो हो सकता है कि लोग हड़ताल करें, लोग दंगे और फसाद की स्थिति या चक्का जाम या ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट ये लिख सकते हैं, इट विल फर्दर कंसोलिडेट पब्लिक परसेप्शन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। ठीक है, जनता ब्यूरोक्रेट्स के बारे में क्या सोचती है कि वो लोग तो आंख मूंद के सिर्फ कानून कानून को का पालन करते हैं, वो लकीर के फ़कीर होते हैं। यही जो परसेप्शन है, जो जनता की धारणा है सिविल सर्वेंट्स के कंटेक्स्ट में,
वो उस धारणा को और बल मिलेगा। ठीक है। फिर गिल्ट कंसाइंस इन राकेश फॉर नॉट बीइंग एबल टू हेल्प ओल्ड मैन विल अफेक्ट हिज एफिशिएंसी एंड करियर। ठीक है। देख रहे हैं आप, देखिए मैं ये बताना चाहूँगा कि हम हितधारक क्यों लिखते हैं, हम स्टेक होल्डर्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम अपने फैसले का हर हर एंगल से अलग अलग स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बेसिस पे मेरिट और डिमेरिट लिखना आसान हो जाता है। ठीक है। तो डिमेरिट में लिख देंगे, पहला तो स्टेक होल्डर है बूढ़ा, तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो जो उसकी वाइफ है उसको भी हम लिख सकते हैं कि जब बूढ़ा नहीं रहेगा तो वाइफ भी कैसे सरवाइव करेगी, वो भी उसका डिमेरिट लिख सकते हैं। फिर इंसानियत और समाज के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, ये भी लिख सकते हैं। तो स्टेक होल्डर लिखने से हमें मेरिट्स और डिमेरिट लिखना आसान हो जाता है, क्योंकि हम अलग अलग स्टेक होल्डर के कंटेक्स्ट में हमारे एक्शन का क्या सकारात्मक और नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बेसिस पे हम अपने पॉइंट्स को अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप यू विल मेक सुटेबल चेंजेस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि ये एक जेन्युइन केस है। ठीक है। तो इसका मेरिट क्या होगा कि यू विल बी एबल टू अपहोल्ड कंपैशन एंड एम्पैथी इन पब्लिक सर्विसेज। कहने का मतलब है कि उस बूढ़े को उस सरकारी स्कीम का लाभ दे देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कंपैशन और एम्पैथी है पब्लिक सर्विसेज में उसको बढ़ावा मिलेगा, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा मिलेगा, फिर बूढ़े की ज़िंदगी बच जाएगी, और एक तरीके से दो लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि वो बूढ़ा और वाइफ दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। डिमेरिट क्या है कि इससे कानून तोड़ा जाएगा, और एक तरीके से रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करता है, एक गलत एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर सिविल सर्वेंट्स कानून को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने लगें तो एक गलत उदाहरण पेश करता है बाकी सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है। और हो सकता है कि इट में ओपन फ्लडगेट्स फॉर अदर केसेस, दस रॉबिंग रिजर्व कम्युनिटी ऑफ देयर ड्यू शेयर। तो रिजर्व कम्युनिटी का जो अधिकार है वो उनसे छिना जा सकता है। ठीक है। या छिन जाएगा कह सकते हैं। तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन लिख सकते हैं कि आप किसी एनजीओ से बात करेंगे कि वो सामने आए और फंड्स अरेंज करने में मदद करे। इसका मेरिट ये हो सकता है कि आप उस बूढ़े की मदद भी कर पाएंगे और कानून को बिना तोड़े हुए उस बूढ़े की मदद कर पाएंगे। डिमेरिट ये लिख सकता है कि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और हो सकता है कि इतने में बूढ़ा जो है वो लटक जाए। ठीक है। हो सकता है कि वो बूढ़े की सिचुएशन और ख़राब हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। ठीक है। फिर इसका डिमेरिट और लिख सकते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के ऊपर थोपने जैसा हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की थी, लेकिन आपने किसके ऊपर थोप दिया, एनजीओ के ऊपर, कि भैया अब तुम एक काम करो कि तुम सामने आओ और चंदा मांगकर उस बूढ़े का इलाज करो। तो एक तरीके से अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ने का या अपनी जिम्मेदारियों को किसी और के ऊपर थोपने जैसा काम है। ये हो गया मेरे डिमेरिट। अब कौन सा ऑप्शन राकेश को चूज करना चाहिए वो हमें लिखना है। तो ये लिख देंगे, दूसरा वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे कि आप सुटेबल चेंजेस करेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन केस है, इससे कंपैशन और एम्पैथी को बढ़ावा मिलेगा। और आप लिखेंगे कि एक सिविल सर्वेंट को अमूमन कानून को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। एक सिविल सर्वेंट को हमेशा कानून को फॉलो करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स उसे अपने डिस्क्रिशनरी पावर, जिसको हम बोलते हैं विशेषाधिकार, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर को हिंदी में बोलते हैं विशेषाधिकार, का इस्तेमाल किया जाना चाहिए आउट ऑफ गुड फेथ एंड एनलाइटेंड पब्लिक इंटरेस्ट। अ सिविल सर्वेंट शुड आइडियली फॉलो रूल्स, बट व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट इज एट डेंजर, ठीक है, तब उस केस में पब्लिक इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए, ठीक है, सिविल सर्वेंट को अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर लिखेंगे कि जब किसी एक इंसान की ज़िंदगी जब दांव पर लगी हो, तब रिजल्ट आउटवे द प्रोसेस एंड रूल्स। तब उस केस में आप रिजल्ट पर ध्यान देंगे, आप उसकी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करेंगे, ना कि आप कानून का ढोल पीटने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर एक और पॉइंट हमेशा लिखेंगे कि राकेश शुड इंटीमेट
हिज डिसीजन टू हिज हायर अथॉरिटी। देखिए, कई बार जब भी एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा केस आएगा, जब आपको कानून को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा किसी की रक्षा करने के लिए। पहली बात तो ये है कि आप कानून कब ओवरलुक करेंगे? व्हेन अ सिविल सर्वेंट कैन ओवरलुक अ लॉ एंड प्रोसेस। तो सबसे पहले लाइफ व्हेन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल इज इन डेंजर। जब किसी की ज़िंदगी खतरे में हो या डिज़ास्टर की सिचुएशन हो, ठीक है, या लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट स्टेक पे हो, तो इस केस में यू कैन इन दीज थ्री केसेस यू कैन ओवरलुक लॉ एंड प्रोसेस। ये तीन केसेस हैं, तीन सिचुएशन है जब एक सिविल सर्वेंट लॉ एंड प्रोसेस को ओवरलुक कर सकता है। ठीक है, फिर एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब भी सिविल सर्वेंट किसी भी केस में आप यूज़ कर सकते हैं, जब भी आप कानून को थोड़ा बहुत ट्वीक करेंगे, ठीक है, अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करेंगे, तो आप हमेशा अपने सीनियर को अपने फैसले के बारे में ज़रूर बताएंगे कि आपने ये फैसला लिया है। इससे ये दर्शाता है कि आप अपने सीनियर को कॉन्फिडेंस में लेके ये कार्य कर रहे हैं। गेटिंग इट? इट सेज कि आप अपने सीनियर को बता रहे हैं, आप अपने सीनियर को बता के काम कर रहे हैं। यहाँ पे पूछ के काम करने की बात नहीं है, बता के आप इंटीमेट कर रहे हैं। यू आर नॉट आस्किंग परमिशन फ्रॉम योर सीनियर, यू आर इंटीमेटिंग योर सीनियर कि भाई ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है और मैं ये फैसला ले रहा हूँ। इससे ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन बरकरार रहती है। ठीक है, और कई बार अगर आपके ऊपर उंगली उठे हो तो हो सकता है कि आपकी हायर अथॉरिटीज़ आपकी मदद कर सकें। ठीक है, फिर एक और चीज़ है कि राकेश शुड ऑल्सो मेक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द केस एंड सेंड इट टू सेक्रेटरिएट लेवल वेयर पॉलिसीज आर मेड। ठीक है, सो दैट सच सुटेबल अमेंडमेंट्स कैन बी मेड इन द पॉलिसी बेनिफिटिंग मेनी अदर जेन्युइन केसेस लाइक दिस वन। गेटिंग इट? कि राकेश, देखिए, एक सिविल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। सिविल सर्वेंट, जब भी आप सिविल सर्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सोल्यूशन देते हैं तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देना भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे तो वो बूढ़े का केस आपने सॉल्व कर दिया, उसकी मदद दे दी, लेकिन हो सकता है कि पूरे देश में ऐसे लाखों लोग हों, ठीक है, ऐसे लाखों लोग हों जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हों लोग, लेकिन उन्हें इलाज की ज़रूरत हो। तो आप सचिवालय के में इस पूरी घटनाक्रम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सचिवालय के लेवल पे भेजेंगे, ताकि उस स्कीम में कुछ बदलाव किए जा सकें, ताकि उस स्कीम का फ़ायदा और सारे जेन्युइन केसेस को भी मिल सके, नॉन रिजर्व कैटेगरी को भी मिल सके। तो आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव सोचते हुए, एक लार्जर बेनिफिट को सोचते हुए भी कुछ सुझाव देंगे। ठीक है, इससे दर्शाता है कि आप केस टू केस बेसिस पे ही नहीं सॉल्व करते, आप ओवरऑल आपका जो विजन है, आपका जो व्यू पॉइंट है, वो थोड़ा सा ब्रॉड है। यू विल मेक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द केस और सचिवालय पे भेजेंगे ताकि पॉलिसी में बदलाव किए जा सके, ताकि उसका फ़ायदा बाकी और लोगों को भी मिल सके। गेटिंग इट? तो इस तरीके से आप केस को सॉल्व करेंगे। बाकी आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, कंक्लूजन में कुछ ऐसे शब्द लिख सकते हैं कि वेन एवर अ लाइफ ऑफ अ पर्सन इज एट डेंजर, देन in that case saving life of that person is more important than following rules and procedure. ठीक है, so Rakesh should come forward and help those old couple, and also make suitable arrangement for making suitable changes in the policy as well. ठीक है, तो इस तरीके से आप उस केस को आप कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा केस। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप synopsisIAS.in पर जाकर ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस आप देख सकते हैं। जीएस पेपर 4 का ये पूरा कोर्स है, यहाँ पर जाकर आप इन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल रेट है और बहुत ही अफोर्डेबल है, तो ज़रूर कीजिएगा। एंड ताकि सारे आपको कंटेंट भी मिलेगा। एक चीज़ और ये है कि सिर्फ लेक्चर ही नहीं मिलेंगे, उसके साथ साथ इस केसेस के जितने भी पीडीएफ और फाइल्स हैं वो भी आपको वहाँ पर फ्री में डाउनलोड करने को मिलेगी। तो बहुत ही रीज़नेबल है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप इतने पैसे में आपका पूरा जीएस पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा
आप सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट की का चैनल भी है यूट्यूब पे, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और भी आपको वहाँ पर यूट्यूब पर भी देखने को मिल सकें। तो चलिए, ये था आज का लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मुझे।